बार फिर से कर्नाटक का रुख कर लेते हैं। आज सुबह से ही पूरे देश भर की नजर टिकी हुई है। रुझान आ चुके हैं। रुझानों के बाद कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। हालांकि हर पल बड़ी अपडेट सामने आ रही है, क्योंकि यह भी जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस ने विधायकों को बेंगलुरु बुलाया है। कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर बुक कर लिए हैं। हेलीकॉप्टर और विमान से विधायकों को बुलाया जा रहा है। यानी कि जो फर्स्ट इंडिया ने आपको जानकारी दी थी कि शिफ्ट किया जा सकता है विधायकों को, हालांकि खुशी यहां पर नजर आ रही है। गदगद हो चुकी है कांग्रेस, बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ये फैसलों में तब्दील हो जाते हैं रुझान, जाहिर सी बात है सिंहासन पर कब्जा एक बार फिर से कांग्रेस का। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें, दावे उनके भी थे, सीट्स उनको भी मिली है, लेकिन बहुमत से रुझानों में पिछड़ता हुआ भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक शेखावत जी बीजेपी से हैं, प्रतीक सिंह जो है वो कांग्रेस से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रतीक सिंह जी, सबसे पहले मैं आपकी ओर रुख करूंगी, क्योंकि बेहद खुश आप आज नजर आ रहे हैं। यहां से अशोक गहलोत भी गए थे स्टार प्रचारक के रूप में, असर नजर आ रहा है? बिल्कुल, आप देखिए, जब से भारत जोड़ो यात्रा जब चालू हुई थी तो भारत जोड़ो यात्रा का जो अधिकतर समय था 21 दिन के लगभग है ना, कर्नाटका में ही रहा। और उस टाइम जो जनसभा हुई और जो जनसमूह उमड़ा, तब से ही लगने लग गया था कि कर्नाटक में अब की बार कांग्रेस का आना तय है। वहां पे 40% कमीशन की सरकार थी, और 40% की जब कमीशन की सरकार चलती है तो फिर इसी तरीके के रिजल्ट आते हैं। और अभी तो आप सही कह रहे थे कि शुरुआती रुझान है, अभी तो और नीचे जाएगी बीजेपी और नीचे और ऊपर जाएगी लेकिन कांग्रेस। जो आपके रुझान फैसलों में तब्दील हो जाएंगे, लेकिन जो रुझान बीजेपी के आ रहे हैं तो उसे भी कम नहीं आंका जा सकता। इतनी सीट्स भी लेकर आ गए हैं, और उस जगह पर उन सीटों को भी आप गौर फरमाइएगा जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी, वहां पर कांग्रेस थोड़ी पिछड़ती नजर आ रही है। देखिए, आपने जो टैली दिखा रहे हैं, जो कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं जो आगे चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा वोटों का मार्जिन है, और जो बीजेपी के जो चल रहे हैं वो बहुत थोड़ा सा 500-1000 वोटों का मार्जिन है, जो आप रिजल्ट दिखेंगे। तो अभी आप समय बिताइए, 12 बजेंगे तो पता लगेगा। 40% जो कमीशन की सरकार थी उसकी सीटें 40 से नीचे आने वाली। अशोक जी, प्रतीक जी कह रही है जो रुझान सामने आ रहे हैं बीजेपी के, वो थोड़े और नीचे खिसक सकते हैं। देखो, मतलब सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँ कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर जिस प्रकार से जनता जनादेश देती है, मुझे लगता है कि उसका सम्मान करना चाहिए और घमंड की बात नहीं होनी चाहिए। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। दूसरा, इन्होंने कहा कि अशोक गहलोत साहब कर्नाटक चुनाव में गए। गहलोत साहब पंजाब में भी जाते हैं, यूपी में भी जाते हैं और गुजरात में भी जाते हैं। सबको पता है कि कांग्रेस वहाँ क्या करती है, और इनके मुख्यमंत्री जी का यदि वो प्रचार करते हैं तो वहां कि वोट में कैसा होता है। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बना रही है, तब भी आप यही कहेंगे कि कोई असर नजर नहीं आया? नहीं, मैंने जो इन्होंने बात कही मैं उसकी बात पे कह रहा हूं। और दूसरा ये बात आता है कि कर्नाटक के अंदर यदि आप कहते हैं कि कैसा सुनहरे रहा कर्नाटक चुनाव के अंदर, जिस प्रकार से हम ही नहीं कहते कि कांग्रेस कहती है सब तुष्टीकरण की बातें करती है, कि भाजपा तुष्टीकरण की बातें करती है। यदि PFII ये मांग करती है कि 10,000 करोड़ का प्रावधान हम आगे वाले बजट में कांग्रेस सरकार आए तो करे, कांग्रेस अपनी मैनिफेस्टो के अंदर उस घोषणाओं को ले लेती है, तो ये बताइए तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? यदि संविधान के अंदर ये लिखा हुआ कि आरक्षण नहीं देंगे धर्म के आधार पर, आर्टिकल 16 साफ कहता है, लेकिन ये धर्म के आधार पर देते हैं, हम मना करते हैं, और वो आरक्षण किसका खत्म करते हैं? सर, अभी तो अनुसूचित जाति जनजाति का खत्म करते हैं। ये मुद्दे नहीं है, में हो गए हैं। ये मुद्दे फिर से आएंगे जब सत्ता पक्ष भी होगी, विपक्ष भी होगी। नहीं, मैं बताऊं, उसके बाद इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, आज तो जश्न का भी दिन है, और उसके बाद अगर जो ये रुझान अगर फैसलों में तब्दील होते हैं, नहीं, जश्न तो लोकतंत्र मनाना चाहिए, चाहे भाजपा जीते चाहे कांग्रेस जीते, कोई भी जीते। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये मुद्दे पूरे भारतवर्ष में क्या धर्म के आधार पर आप रिजर्वेशन दोगे, और जो भी अनुसूचित जाति जनजाति भाइयों के आरक्षण को आप कटौती करोगे? ये सर, बिल्कुल इन पर भी बीजेपी को चर्चा करनी चाहिए। और जो क्या लिंगायत समुदाय का यहाँ पर असर नहीं पड़ा, इस पर भी चर्चा करनी चाहिए। अदिति नागर दिल्ली से न्यूज एडिटर हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, हर एक अपडेट हम तक पहुंचा रही है, उनका रुख करेंगे। बेंगलुरु से फिलहाल सीधा जुड़ गई है अदिति, क्या अपडेट? ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो आपको अपडेट बताए थे, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के बाहर हूं। तस्वीरें लगभग साफ होती नजर आ ही रही हैं, और यहाँ पर कांग्रेस मुख्यालय जो है वहाँ पर जश्न का माहौल शुरू हो चुका है। पिछले 2 घंटे से देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हूँ। आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। दरअसल देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये अगले आधे से पौन घंटे 1 घंटे के अंदर और साफ हो जाएंगे, क्योंकि कभी कांग्रेस 113 पार कर जाती है, कभी 108 पे होती है,
कभी बीजेपी 83 पे होती है। दरअसल होता क्या है कि जो टफ सीट्स है, जो मंत्रियों की सीट्स होती है, जो बड़े नेताओं की सीट्स होती है, वहां टक्कर होती है। तो जहां पर टक्कर होती है, जहां टफ सीट होती है, वह लीड क्या है, बाद में निकल कर आती है। तो यही वजह है कि बार बार आंकड़े में उतार चढ़ाव हो रहा है। लेकिन एक बात साफ ये नजर आ रही है कि कांग्रेस मुस्कुरा सकती है, हालांकि वो मुस्कुराने से बहुत ज्यादा कर रही है। एआईसीसी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे राहुल गांधी का एक वीडियो रिलीज हुआ, उसमें लिखा है, वो गाना चल रहा है, आई एम इनविंसिबल, आई एम अनस्टॉपेबल। अभी तक रुझान बाहर आए ही नहीं है कि कांग्रेस खुश होना शुरू हो गई है। ये अच्छी बात है कि कांग्रेस के लिए बहुत खुशी का दिन है, लेकिन क्या बिना अनाउंसमेंट से पहले ये होना ठीक है? क्योंकि हिमाचल में भी कांग्रेस जीती थी, जहां पर राहुल गांधी ने बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार नहीं किया था। गुजरात में केवल 2 ही रैली की थी, गुजरात में पता था कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे। यहाँ पर कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया है, लेकिन जो ट्विटर, जो ऑफिशियल हैंडल से जो वीडियो रिलीज हुआ है, उसमें ना सिद्धारमैया है, ना डीके शिव कुमार है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को बीजेपी के चलन पे चलने की आदत शुरू कर रही है, क्योंकि जहां पर बीजेपी ये मानती है कि हमारे पास केवल एक ही चेहरा है, तो वहीं जहां पर डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया की जबरदस्त मेहनत रही, लोकल मुद्दे रहे, वहां पर राहुल गांधी को ही ये श्रेय दे देना कि कर्नाटक में ये आंकड़े राहुल की वजह से आए हैं, ये कहना ठीक नहीं होगा या जल्दी होगा। क्योंकि ये बात भी सही है कि राहुल गांधी की अगर उपलब्धि कर्नाटक में कुछ रही है तो वो 2 उपलब्धि है। पहला, बहुत पहले ही, यानी कि कर्नाटक चुनाव में बहुत ज्यादा समय रहते ही जो मैसूरू वाला इलाका है, जो जेडीएस का गढ़ माना जाता है कर्नाटक का, वहां पर भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर देना समय से बहुत पहले, जिसका इम्पैक्ट आज देखने को मिल रहा है। दूसरा, वो जेडीएस का गढ़ है, और जेडीएस से जो आंकड़े हैं उसमें ये समझ आ रहा है कि 5% वोट शेयर गवाया है, यानी कि कांग्रेस का जो वोट बैंक बढ़ा है प्रतिशत, या जो सीटें बढ़ी हैं, वो जेडीएस के खाते से आई हैं। क्योंकि डिवीजन ऑफ वोट तो बीजेपी ने किया ही है, आम आदमी पार्टी ने बहुत मुस्लिम कैंडिडेट कांग्रेस के सामने लड़ाए हैं, और बीआरएस भी लड़ी है, कोस्टल एरिया में भी नुकसान हुआ है। लेकिन ये आंकड़े तब के हैं। एक बात कहना जरूरी होगा कि कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत जो की है, प्रियंका गांधी की रैलियां, राहुल गांधी की रैलियां, सोनिया गांधी की रैली, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, राहुल गांधी की दूसरी उपलब्धि है, दोनों का हाथ से हाथ पकड़कर सड़क पर भगाना, पैदल चलाना, जिससे कार्यकर्ता मोटिवेट हुए, एक वो दूसरी उपलब्धि है, जिसका इम्पैक्ट आज देखने को मिला। लेकिन यहाँ पर एक बात यह है कि कांग्रेस ने स्ट्रेटेजाइज किया कि हम लोकल इश्यूज पे बात करेंगे, क्योंकि जब जब राष्ट्रीय मुद्दों पे बात होती थी, तब तब बीजेपी को फायदा होता था। अडानी की बात कह लें, या चाइना और भारत बॉर्डर की बात कर ले, या तमाम कोई ऐसे मुद्दे, तब इसलिए इस बार लोकल इश्यूज पे बात की। और खास तौर पे अदिति, अगर समझा जाए आपकी इन जो आप विस्तार से बता रहे हैं, बीजेपी के दक्षिण में विस्तार का जो सपना है वो धीरे धीरे गौन होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर 2024 में तस्वीर बदल सकती है? ये रूपा की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। अदिति, एक तस्वीरें पहले दिखा दे, क्योंकि बेहद सीतारमैया की तस्वीरें हैं, माफ कीजिएगा, ये बेहद खास तस्वीरें हैं, क्योंकि यही अदिति हमारी सहयोगी लगातार बता रही थी कि मेहनत इनकी रही है, चाहे वो लोकल कार्यकर्ता हो, चाहे बड़े नेता हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, तमाम नेता हो, चाहे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो, यहां पर पहुंचे थे। और उसके बाद ये तस्वीरें जो निकल कर आ रही है, आज रुझानों में जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, और अगर ये फैसलों में तब्दील हो जाती है तो ये बेहद खास हो जाती है। बात करने की कोशिश कर रही है मीडिया, देखते हैं अगर बात हो पाती है तो किस तरीके का रिएक्शन निकल कर आता है। तो रुझानों के बाद कांग्रेस में हलचल है। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रतीक जी, बेहद खुशी नजर आ रही है, क्योंकि हमारे सहयोगी भी आप तक ये बात पहुंच चुकी है कि लोकल कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता बड़ी मेहनत कर रहे थे, और अब राहुल गांधी का चेहरा सामने रखकर आप आने वाले समय में भी चुनाव लड़ेंगे, यानी यकीन हो गया है कि अब आप कहीं पे भी जाएंगे राहुल गांधी को लेकर, मतलब
देखिए समय पलटने लगा हाँ। है और 40% जो कमीशन की सरकार चल रही थी वो मुद्दा बहुत पहले सेट हो गया था। बहुत सारे लोगों ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे, आपके कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने पत्र लिखे कि हमसे 40% कमीशन मांगा जा रहा है। तो मुद्दा तो 40% कमीशन की सरकार का था और वहां की जनता ने जो वोट किया है कांग्रेस को, वो बीजेपी की 40% जो कमीशन की सरकार थी उसके खिलाफ जाके वोट किया है और उसी का नतीजा है। मैं फिर कह रहा हूं रुझान है, अभी रुझानों जब बदलेंगे परिणामों में तो बीजेपी बहुत नीचे आने वाली है। ठीक है अशोक जी, बीजेपी का चेहरा तो नरेंद्र मोदी है, उसी के नक्शे कदम पर कांग्रेस चली है, तो फिर कहां पर आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो गई? मैं बताऊं, अभी तो प्रारंभिक रुझान है। मतलब कोई भी पार्टी हो, कोई भी दल हो, यदि वो चुनाव डेमोक्रेटिक आपके लोकतंत्र में चुनाव लड़ते हैं, बिल्कुल जाहिर सी ठीक बात है, लेकिन अगर हम लेकिन वो चेहरे की बात आपने, हाँ, चेहरे की वाली बात हाँ। की आपने। मैं कहता हूं कि जनता, कार्यकर्ता और एक चेहरा प्रमुख होता है। यदि चेहरे की हम बात करें, कांग्रेस के चेहरे की और भाजपा के चेहरे की बात करें, कांग्रेस के चेहरे को हम देखते हैं जो कितने चुनाव हार चुके हैं गांधी परिवार, और उसके बाद में गांधी परिवार आते हैं और वो 5 गारंटी देते सर हैं। हम हिमाचल भी हार गए थे। नहीं, मैं आपको बता इनके रहा जो हूं, पार्टी हिमाचल- अध्यक्ष हैं, हिमाचल पार्टी भी हार गए अध्यक्ष थे, का सर, मैं प्रदेश हार गए स्ट्रेटेजी की थे। बात कर रही हूं। मैं इनके बीच में नहीं मैं बोला, स्ट्रेटेजी की बात कर रही हूं, मैं स्ट्रेटेजी बता हाँ। रहा हूं। अब एक मैंने कहा कि 5 गारंटी दी, क्या 5 गारंटी जिन राज्यों में ये हारे हैं क्या वहां गारंटी नहीं दी? और दूसरी कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों में से नहीं निकली है। उन प्रदेशों में क्यों कांग्रेस हारती है और कौन से प्रदेश में आज राहुल आप गांधी परिवार को पूरा श्रेय देते हैं? तो मैं कह रहा हूं ये सिलेक्टिव जो कांग्रेस की जो पॉलिसी पे चलते हैं उसके ऊपर है। गांधी परिवार को यदि राहुल गांधी को यदि जनता स्वीकार करती तो 2 बार लोकसभा चुनाव के अंदर नेता जो प्रतिपक्ष जो आप बोलते हैं नेता, जिस प्रकार से जो लोकसभा के अंदर जो बहुमत मिलना चाहिए था, जो प्रतिपक्ष के रूप में होता था, वो छिन गया। और उसके बाद भी कहते हैं कि हम राहुल गांधी को हम आगे कर रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा तो मुझे अपडेट लगता है आप तक पहुंचा दे, जो कि फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा था कि जीते हुए जो विधायक है कांग्रेस उन्हें बाहर लेके जा सकती है। जानकारी मिल रही है छत्तीसगढ़ जाया जा सकता है, अन्य राज्य ले जाया जा सकता है, यानी शिफ्टिंग के बाद फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा था। प्रतीक जी देखिए, मैं अभी ये कह रहे थे तो चुनावों में जो हिमाचल प्रदेश जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का गढ़ था वो ये हार गए। और उसके बाद में आप देखिए ना कि जब प्रधानमंत्री का अगर चेहरा बना करके चुनाव लड़ा है तो आप ये स्वीकार करिए कि मोदी जी के लीडरशिप के अंदर चुनाव हार रहे हैं, स्वीकार कीजिए ना आप। और भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा के खत्म होने के बाद पहले स्टेट में चुनाव है, ये पहले स्टेट में चुनाव है। भारत जोड़ो यात्रा खत्म होने के बाद में अभी आप देखिए, अभी तो आगे आगे जब ये लहर जो हवा है उल्टी बहनी शुरू हो गई है और 2024 में दूर नहीं है जिस तरीके की पब्लिक का आशीर्वाद मिल रहा है कांग्रेस को। मैं कह रहा हूं कि आशीर्वाद तो यदि जनता का मिलता है, मुझे लगता है उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन ये भी स्वीकार करना चाहिए। बोल रहे हैं रुझानों के बाद बोल रहे हैं, पहले तो बहुमत का दावा था। मैं कह रहा हूं कि रुझान किसी को भी मिले, रुझान एक अलग चीज है और रुझानों के बाद में यदि चुनाव का परिणति होती है वो बात की अलग है। सर, जनता के आशीर्वाद को स्वीकार करना चाहिए तो जनता की चुनी हुई सरकार को भी स्वीकार करना चाहिए। मैं कह रहा हूं मैं बात बताऊं, इसकी बात बताऊं आपको। यदि कांग्रेस यदि 100 से अधिक बार 356 का दुरुपयोग कर ले और लिंगायत समुदाय के लोगों को जो 2 बार मुख्यमंत्री बन जाए और उनको तिरस्कार कर दे, तो क्या ये कांग्रेस का, आप लगता है कि कांग्रेस क्या डेमोक्रेटिक कर रही है? राजस्थान के अंदर 2 बार बसपा को यदि विलय कर ले, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम है? जो आपके जो विधायक हैं, आपके उप मुख्यमंत्री हैं, उसको अपमानित करके आप कर दें, वो आपका सही है राजस्थान के अंदर? तो उसका बात का जवाब दे दीजिए। दे आपकी बात का जवाब देता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने परसों क्या टिप्पणी की है सुनी कि नहीं? आपने क्या बोला है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने इनलीगल तरीके से महाराष्ट्र की सरकार हथियाई है, ये बोला है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। तो आपका जो सुरक्षित है ना, अभी तो फैसला सुरक्षित है। शिंदे सरकार अभी भी यथावत बनी हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं आया, इस पर टिप्पणी करना सही नहीं है। महाराष्ट्र नहीं, महाराष्ट्र के मुद्दे पे नहीं जाएंगे क्योंकि अभी उस पर टिप्पणी करना सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बात है। हाँ। ये लोग कहते हैं कि न्यायपालिका दबाव में है। आज ये कहने तो लगे न्यायपालिका स्वतंत्रता पूर्वक कोई आदेश दे रही है, कोई निर्णय दे रही है, तो मतलब इनका विरोधाभासी देखिए आप कैसा दबाव की बात कर लेते हैं और आते पहले ये कर लेते हैं जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ दिया था जजमेंट, उनको भी रोका है। जो पॉलिसी कांग्रेस की है पिक एंड चॉइस की, इनके फेवर में आए तो कोई बात, गलत आए तो बात गलत। तो मैं कह रहा हूं कि न्यायपालिका का मोदी जी की हारे, मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा था, ये मोदी जी की हारे स्वीकार करें आप। ठीक है अशोक जी, आप मोदी जी ने तो पता नहीं कितने चुनाव जिताए हैं। ये हरवाया भी तो है, ये भी तो माने, ये भी तो हरवाया है। ठीक है अशोक जी, आप बार-बार ये कह रहे हैं कि जो भी रुझान अगर फैसलों में तब्दील होते हैं तो जनता के इस फैसले का सम्मान होना चाहिए।
राइट? अब ये भी कह रहे हैं कि जो जनता ने आशीर्वाद दिया है उसका भी सम्मान होना चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन ये था, तो जनता की जो चुनी हुई सरकार है सर उसका भी सम्मान होना चाहिए। मैं कह रहा हूं इसका भी आगे कोई भी हाँ। दल हो, मैं भारत का कोई भी नागरिक है जिसमें विधायक भी, लोकसभा के सदस्य भी आते हैं, जिस पार्टी में वो हैं और उस पार्टी के अंदर कोई विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और उस पार्टी के अंदर भगदड़ मच जाए तो कोई ना कोई तो दल में जाएंगे जो राजनीति करनी है तो उनको। सर ये अपडेट हमने फर्स्ट इंडिया ने पहुंचाया था कि अगर बहुमत मिलता है तो कल बैठक होगी। संवैधानिक रूप से भी सही है, लोकतांत्रिक रूप से भी सही होता है, कोई भी दल में कोई जा सकता है। अशोक जी, और अगर बहुमत नहीं मिलता तो विधायकों को शिफ्ट कर दिया जाएगा। सर थोड़ा बहुत तो डर है यहाँ पे। ये तो कांग्रेस पूछे क्यों शिफ्ट। मैं वही कह रही हूँ, मैं चुनी सरकार की बात पे इसलिए मैं पूछ रही हूँ। प्रतीक जी, किस बात का डर है? नहीं, डर कुछ नहीं है। अगर हम हमारे एमएलए को, अगर जो हमारे जीते हुए कैंडिडेट हैं, हम उनको अगर इकट्ठा करते हैं, उनसे इकट्ठा करके उनसे बातचीत करते हैं, तो इसके अंदर कोई डर नहीं है। हम पूर्ण बहुमत से अभी तो ये रुझानों में 118 119 सीटें दिखा रहे हैं। 140 वही है अभी, वही है और वहीं रहेंगे, वहीं है अभी, और 140 से ज्यादा सीटें जीत मिलकर खुशी बनाएंगे, बिल्कुल मिलकर के खुशी मनाएंगे और 140 से ज्यादा सीटें जीत करके सरकार भी बनाएंगे। ठीक है अशोक जी, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत चर्चा भी ये भी हो जाए, क्या कर्नाटका के अंदर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या दिया? मुझे लगता है कि 40% कमीशन की सरकार दी। नहीं, इस बात से तो अशोक जी इनकार नहीं किया जा सकता कि जहां पर उन्होंने रैली की है वहां पे सीटों का विस्तार ही हुआ है। वहां पर कांग्रेस थोड़ी सी डाउन हुई है, इसका जरूर यहाँ पर इफेक्ट नजर आ रहा है रुझानों में। मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी जाते हैं कहीं पर, अधिकांशतः है आपकी भारतीय जनता पार्टी को बढ़त भी मिलती है, कुछ अफवाह स्वरूप कुछ हो भी सकता है। उसका मुझे लगता है कि कांग्रेस चाहे तो अपने नेताओं पर देखे जाकर के जो जहां जाते हैं वो कितनी जिता के लेके आते हैं। और मैंने चर्चा की थी कि क्या कर्नाटका में केंद्र सरकार ने क्या क्या किया। कांग्रेस के रुझानों की बात करें 118 पे पहुंच गए सर, बहुमत से आंकड़ा काफी ऊपर पहुंच चुका है। अगर ये रुझान फैसलों में तब्दील हो जाते हैं, मैं कह रहा हूं अभी तो फैसला आएगा, बिल्कुल 12 साढ़े 12 बजे क्लियर होगा या 1 बजे के लगभग क्लियर होगा, तो उसके बाद में इसकी चर्चा अलग प्रकार से होगी। इस समय मैं कहूं कि बात अलग चीज है। जहां तक कह रहा हूं आईटी का हब यदि कर्नाटका में बन जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाए, जो आपका हब का रूप लिया जाए, एफडीआई सबसे ज्यादा कर्नाटका में आए, तो ये कहते हैं कि साहब केंद्र सरकार ने क्या कर्नाटका को आज बनाएगा आईटी हब कर्नाटका। अशोक जी कैसी बातें कर रहे हैं? 2007 में मैं वहां नौकरी करके आया हूं। 2007 से पहले तो वहां पे कर्नाटक में बीजेपी सरकार ही भी थी, तो आईटी हब तो बहुत पहले बन चुका था कर्नाटक। ये शायद सर आपको इतिहास खंगालना पड़ेगा कि बीजेपी नहीं थी। देखो बीजेपी तो बूस्ट तो कर चुकी है, 90 सरकार नहीं आई थी ना, 2008 से पहले सरकार नहीं आई थी ना, हमारी सरकार थी ना। और आईटी विकसित तो पहले ही हो गया था, आईटी हब पहले से है। सर अशोक जी आप अपनी इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कीजिए, मैं उसी आईटी बैकग्राउंड से आता हूँ और बहुत पहले से, आज नहीं है ये। आप आपकी इंफॉर्मेशन को दुरुस्त कीजिए, आप अपनी इंफॉर्मेशन दुरुस्त कीजिए। सबसे ज्यादा वहां पर आ रही है और जितनी भी, अरे वो पहले से आ रही है, आप अपनी इंफॉर्मेशन को दुरुस्त कीजिए। जितने जो फ्लिपकार्ट है, जो सारे स्टार्टअप बने, वो पहले 2008 में आपकी सरकार आने से पहले बन चुके थे वहां पे। ठीक है प्रतीक जी आ चुकी है बीजेपी, 1983 से आ गई थी, बूस्ट हुआ था 90 के दशक में। सरकार नहीं आई थी बीजेपी का, ऐसा नहीं है। सरकार 2008 से पहले कहां थी बताइए आप? सरकार कर्नाटका में सरकार नहीं आई थी 2008 से पहले। बीजेपी थी नहीं, आप कह रहे हैं कि बीजेपी का अस्तित्व ही नहीं था। नहीं, अस्तित्व से क्या, सरकार का पार्ट का बात कर रहा हूं। अगर सरकार में हिस्सा नहीं थे तो वो किस तरीके से चीजों को बढ़ा सकते थे? चलिए ठीक है, सही जो मुद्दे अशोक जी जो था वो 2008 से पहले हो चुका था, तो क्यों आप बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके की? योजना कब से आई? अरे जो स्टार्टअप योजना आई, फ्लिपकार्ट 2007 में स्टार्टअप बन चुका था, वो कहां से इन्फॉर्मेशन लाए हो आप? कहां से इन्फॉर्मेशन लेके आए? 2007 में फ्लिपकार्ट स्टार्टअप बन चुका था, बता दिए ना, आपको नाम ही बता रहा हूं ना। मैं तो आपको नाम बता रहा हूं। फ्लिपकार्ट 2007 में स्टार्टअप बन चुका था, अब आज 2014 के स्टार्टअप की बातें कर रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? यदि मोबाइल पता नहीं कहां से इन्फॉर्मेशन लेकर के मोबाइल की कितनी यूनिट थी पूरी, यदि यूपीए सरकार में 2 थी, आज कितनी 240 है पूरे भारतवर्ष के अंदर, ये भी स्वीकार मत कीजिए। अरे 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज देना पड़ रहा है, ये भी तो स्वीकार करें कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं। तो 80 करोड़ लोगों को चर्चा जारी रहेगी कि किसने कितना विकास किया, ये तो बाद का विषय है, क्योंकि जब कोई सत्ता पक्ष में बैठेगा तो विपक्ष को तो मौका मिलना चाहिए ना इन पर टिप्पणी करने के लिए, चर्चा तो होनी चाहिए। लेकिन